साथियों, आज से लगभग 2 महीने पहले मैंने एक सेशन किया था और उस सेशन में मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रशिया और यूक्रेन के द्वारा बुलावा भेजा जा रहा है। कहा जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो चला आ रहा 24 फरवरी 2022 से चला आ रहा जो ये संघर्ष है, इसको रुकवाने में भारत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। मैंने इसी सेशन में आपको बताया था स्विट्जरलैंड वार्ता के बारे में। अगर आपने वो सेशन देखा है प्रॉपर तरीके से तो मैंने डिटेल में स्विट्जरलैंड वार्ता का जिक्र किया था। स्विट्जरलैंड वार्ता असल में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति वियोला एमहर्ड के जनवरी 2024 की घोषणा के अनुसार थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि रशिया यूक्रेन जो आपस में संघर्ष कर रहे हैं, अगर मैं चाहूं तो इसे रुकवा सकता हूं और रुकवाने के लिए दोनों को टेबल पर लेकर आऊंगा और ना केवल इन दोनों देशों को लेकर आऊंगा बल्कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे फिर वो इंडिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया, इन सबको बुलाकर टेबल पर बिठाऊंगा और बिठाकर कहूंगा कि भैया इस संघर्ष को खत्म करो, क्योंकि आप दोनों के झगड़े से दुनिया का बहुत नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये विचार तो बड़ा नेक था स्विट्जरलैंड का। ये जो प्लान था कि इन दोनों को टेबल पर बिठाया जाए और शांति स्थापित कराई जाए, पूरी दुनिया को इकट्ठा किया जाए, इसमें वो कितने कारगर हुए आज के सेशन में ये बात पता चलेगी। आप पूछेंगे क्यों ऐसा कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बैठक संपन्न हो चुकी है। 15 और 16 जून को स्विट्जरलैंड के अंदर यह बैठक जो आयोजित होनी थी, स्विट्जरलैंड के अंदर होने वाली जो मतलब ये जो वार्ता थी जिसके अंदर पीस टॉक होनी थी, दोनों को लेकर शांति स्थापित करने की, ये संपन्न हो चुकी है। संपन्न हो चुकी है तो क्या भारत की तरफ से इसमें प्रतिनिधि गए? क्योंकि भारत को बुलाया गया था। क्या भारत की तरफ से लोग इसमें गए? पहला पॉइंट। भारत की तरफ से कौन गया? क्या बातें हुई? किस तरह से भारत ने यहां पर अपने आप को रखा? क्या वाकई में इन दोनों के बीच में शांति स्थापित होने वाली है? क्या यह युद्ध खत्म हो जाएगा? क्या सारी बातें आज के सेशन में विस्तार पूर्वक होने वाली हैं। लेकिन शुरुआत में ही आपको यह जानकारी दे दूं कि यहां पर इस वार्ता के शुरू होने से 2 दिन पहले ही पुतिन महाराज के द्वारा अपनी तरफ से कंडीशंस रख दी गई थी कि देखो भाई, बात ऐसी है कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो भी चल रहा है, इसे सॉर्ट आउट करने के लिए आपने इंडोनेशिया के अंदर बाली में हुए G20 बैठक में भी जेलेंस्की को बुलाया था, बुलवाकर पूछा था कि बोलो बेटा क्या चाहिए। जेलेंस्की अपना एक 10 पॉइंट एजेंडा लेकर आते हैं और आकर के सबके सामने रखकर चले जाते हैं कि मुझे जो ये 10 बिंदु चाहिए। बोले देखो, जेलेंस्की हर जगह अपने पॉइंटर रखे घूम रहे हैं, अब हमारे भी पॉइंटर सुन लो, हमें क्या चाहिए। बकायदा पुतिन ने अपनी तरफ से डिसाइड करके दुनिया को बता दिया इस घटना के अंजाम होने से पहले, यानी कि रविवार से 2 दिन पहले ही, शुक्रवार के दिन पुतिन के द्वारा बता दिया गया कि मैं तो शांति के लिए तैयार हूं, भले ही मुझे बुलाओ या मत बुलाओ। मैं हालांकि तुम्हारे बुलावे पर नहीं आऊंगा क्योंकि जेलेंस्की माने नहीं है, जो एजेंडा सेट किया है वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। मेरा एजेंडा सिंपल है और वो एजेंडा इतना है कि मैंने जिन हिस्सों पर कब्जा कर लिया उन हिस्सों को मेरे पास रहने दिया जाए, नंबर 1। और नंबर 2, यूक्रेन नाटो 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 कहना बंद कर दे। यदि ये 2 बातें मानने को तैयार हो जाता है तो मैं तो कल ही युद्ध रोक दूंगा। मतलब यह तय है कि पुतिन ने पहले यूक्रेन को पनिशमेंट दिया। किस बात का पनिशमेंट दिया? कि तुम नाटो के करीब क्यों जाना चाहते हो, और अगर तुम नाटो के करीब जाना चाह ही रहे हो, मतलब तुम्हारे अंदर अगर इतना तेज ज्यादा मनसा पनप ही रही है कि मुझे नाटो कंट्री बनना है, तो भैया फिर युद्ध झेलो। मतलब पुतिन ने स्पष्ट रूप से अपनी 2 शर्तें रख दी। पहला, नाटो के प्रति तुम्हारा मोह खत्म कर दो, और नंबर 2, जिन क्षेत्रों पर मैंने कब्जा कर लिया है उन्हें मेरा ही मान लो। क्या आपको लगता है कि पुतिन की ये बातें यूक्रेन या पश्चिमी देश मान जाएंगे? कहां संभव था। बस इसी के साथ में परिणाम तो जगजाहिर है, फिर भी फॉर्मेलिटी तो कर ही लेते हैं। तो चलिए फॉर्मेलिटी में आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेलिटी के अंदर भारत ने पुतिन का साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी दे ही दिया, तभी तो सुर्खियां बनती हैं कि इंडिया ने जॉइंट स्टेटमेंट ही नहीं आने दिया यूक्रेन पीस टॉक का, अपने द्वारा तो नहीं होने दिया कि सब अपन नहीं आएंगे। अच्छा, ये जॉइंट स्टेटमेंट क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। अभी जब G20 समिट हुई थी, अगर आपको ध्यान हो तो G20 समिट के अंदर इंडिया में जब आयोजित हुई थी तब एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसे इंडिया की डिप्लोमेटिक विन के रूप में दिखाया गया था। क्या चैलेंज था? कि इंडिया एक जॉइंट कम्युनिके निकलवा सके, यानी कि एक संयुक्त घोषणा पत्र निकलवा सके, क्योंकि दुनिया के इतने सारे देश थे और उस संयुक्त घोषणा पत्र में रशिया यूक्रेन का नाम ना हो। यही तो मंशा थी ना इंडिया की कि भाई रशिया के ऊपर कोई भी बयानबाजी ना हो। एक इस प्रकार का कम्युनिके निकलवाने में इंडिया कामयाब होगा क्या? तो कहते हैं कि मोदी जी की कूटनीति G20 मेंबर्स को सभी को एक साथ एक ही प्लान पर लाने में कामयाब हुई थी। इसलिए दुनिया भर के देशों ने भारत का लोहा माना था कि भाई आपने बैठक बुलाई, दुनिया के 20 बड़े देश बुलाए और बुलाकर उन्हें एक टेबल पर बिठाकर एक जैसा घोषणा पत्र निकलवाने में आप कामयाब हो गए। लेकिन स्विट्जरलैंड इस चीज में कामयाब नहीं हुआ।
स्विट्जरलैंड ने जब दुनिया के सभी देशों को टेबल पर बुलाने का प्रयास किया तो लगभग 92 कंट्रीज उन तक पहुंच पाए। 92 कंट्रीज में से भी बहुत सारे देशों ने या तो अपने एनवॉय भेज दिए, अपने प्रतिनिधि भेज दिए, या अपने मंत्री भेज दिए। मतलब यह था कि सबने अपने राष्ट्राध्यक्ष नहीं भेजे। तो कहने का मतलब 92 देश बुला करके भी वो 92 इतने इफेक्टिव नहीं पहुंच पाए जितना स्विट्जरलैंड चाहता था, नंबर एक। नंबर दूसरा, भारत जैसे देश को, जो कि रूस का मित्र है, उसे कन्विंस करने में कामयाब नहीं हुए। किस चीज के लिए? संयुक्त घोषणा पत्र के लिए। यानी स्विट्जरलैंड के अंदर जो घोषणा पत्र जारी हुआ, उस घोषणा पत्र में भारत ने दस्तखत नहीं किए कि नहीं सर, मैं ये नहीं मानता, यानी कि मैं रशिया के खिलाफ आपके किसी भी घोषणा पत्र को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। रशिया को जब तक टेबल पर नहीं बिठाओगे, जब तक बातचीत का रास्ता नहीं अपनाओगे, मैं तब तक किसी भी प्रकार से इस डायलॉग का हिस्सा नहीं हूं। आ जरूर गया, आपने बुलाया था। मतलब भारत ने पुतिन के साथ अपनी मित्रता दर्शा ही दी। हालांकि जेलेंस्की ने खूब भारत से रिक्वेस्ट पहले ही की थी कि सर जी जरूर पहुंचिएगा, पहुंच करके अपनी बात रखिएगा, हमारे समर्थन में भी, डेमोक्रेसी के समर्थन में भी रखिएगा। और हां, इंडिया के बहुत से लोग यूक्रेन आते हैं, एक तरह से इन्होंने हमें याद दिलाया था, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हमारे एमबीबीएस करने जाते हैं, तो इन्हें भी याद दिलाया गया था। लेकिन भारत ने एक ना सुनी। अल्टीमेटली स्विट्जरलैंड वार्ता जो 2024 में प्रस्तावित हुई थी, वो स्विट्जरलैंड वार्ता एक पीस कम्युनिके के साथ में डिक्लेयर तो हुई, लेकिन उसका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं रहा होगा। खैर, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बन ही रहा होगा कि आफ्टर ऑल जेलेंस्की ऐसी क्या मांग रख देते हैं जिसे रूस नहीं मानता, और रूस ऐसी क्या मांग रख देता है जिसे जेलेंस्की नहीं मानते। यानी जो जहां है वैसे की वैसे चला जा रहा है। आपको याद हो तो जेलेंस्की डे 1 से, जब से वॉर शुरू हुआ है, तब से अपने ये 10 सूत्रीय मांग लेकर चल रहे हैं। कौन कौन सी? पहले रेडिएशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी को लेकर के कि भैया नाभिकीय हथियारों की वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूक्रेन ने न्यूक्लियर वेपन खत्म कर लिया अपने। दूसरा, फूड सिक्योरिटी। देखिए, ये 2-3 पॉइंट तो ऐसे हैं जिन्हें देख करके ये लगता है कि देखो यूक्रेन दुनिया के बारे में सोचता है। जैसे न्यूक्लियर सेफ्टी की बात कर रहा है कि भाई किसी भी प्रकार से वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ज़पोरिज़िया वाला, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, वो चलता रहना चाहिए। दूसरा, यूक्रेन दुनिया के लिए अनाज पैदा करता है, तो अनाज पैदा करके जब ये जहाज लेकर के सी ऑफ अजोव से, ब्लैक सी से होकर निकले, तो इसके जहाज़ों को ना रोका जाए। तीसरा, एनर्जी की सिक्योरिटी। दुनिया भर के अंदर तेल का संकट उत्पन्न हो रखा है, गैस का संकट उत्पन्न हो रखा है। अगर समझौता होता है तो दुनिया को तेल और गैस मिलने लग जाएंगे। ये 3 पॉइंट तो दुनिया के हित के लिए ये बोलता है, लेकिन फिर चौथे पॉइंट से खुद के हित की बात करने लगता है। जैसे कि सबसे पहले तो जितने भी प्रिजनर्स आपने हमारे बनाए हुए हैं उनको छोड़िए। दूसरा, यूनाइटेड नेशन का चार्टर अपनाइए और हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो हमारा क्षेत्र है, उसका सम्मान करिए। विड्रॉ करिए रशियन ट्रुप्स को, जो कि अभी तक आप लोगों ने यूक्रेन के अंदर भेज रखी हैं, उन्हें वापस निकालिए। साथ ही साथ न्याय की स्थापना करिए। जितने भी अब तक आप लोगों ने नुकसान किए हैं पर्यावरण को, उसका पूरा कैलकुलेशन करिए। आगे भविष्य में ऐसी दिक्कतें ना हो उसके लिए आप काम करिए, और यह कंफर्म करिए कि युद्ध समाप्त हो गया है। देखिए, बाकी सब बातें लगभग रशिया मानने को तैयार हो सकता है। जिन बातों को रशिया लेके कतई तैयार नहीं होता, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रशियन ट्रुप्स को हटाया जाए। बोले नहीं हटेंगी, इतनी मुश्किल से यह बनाया गया है, नहीं हटाया जाएगा। नंबर दूसरा, रशिया के बारे में यह कहना कि आपके ऊपर यह जिम्मेदारी तय की जाए कि आपने कितना नुकसान पहुंचाया है, तो नुकसान के लिए रशिया कभी तैयार नहीं होगा। बोले भाई, तुमने जाकर के राग लगाया था कि मुझे नाटो में जाना है, और मैं डे 1 से बोल रहा हूं कि मेरे पड़ोस में नाटो नहीं आना चाहिए। अब तुम अगर नाटो नाटो चिल्लाओगे तो फिर मैं भी नाट जाऊंगा, मैं भी नहीं करूंगा। ठीक है साहब। खैर, तो फिलहाल के लिए यह समझिए कि रशिया ने यूक्रेन के इस प्रस्ताव को, जहां पहले एक और खारिज कर रखा था, वो अब ऑफिशियली भी स्विट्जरलैंड के अंदर हुई वार्ता में, स्विट्जरलैंड कहां पर है? यूरोप के अंदर स्थित एक देश है, वहां पर इन्होंने प्रॉपर तरीके से इसे खारिज कर दिया। स्विट्जरलैंड एग्री टू जेलेंस्कीज रिक्वेस्ट टू होस्ट पीस समिट। मतलब स्विट्जरलैंड ने यूक्रेन के कहने पर यह चीज मान तो ली थी, लेकिन यह पूरी तरह से निरर्थक रही। भारत को खूब समझाया गया कि भारत वालों कृपया करके आओ और आकर के इस समिट के अंदर अपना कंट्रीब्यूट करो। बकायदा भारत के प्रधानमंत्री इटली तक गए थे, इटली पीस टॉक के अंदर शामिल हुए। तैयारी भी इस तरह से की गई थी कि इस पीस समिट के अंदर जो 13 से 15 तक चल रही है, इसको बकायदा प्रॉपर तरीके से प्रधानमंत्री ज्वाइन करेंगे। 15 और 16 के दिन स्विट्जरलैंड के अंदर होने वाली पीस समिट में पहुंच जाएंगे, जैसा कि और वर्ल्ड लीडर्स ने किया जो G7 के थे, चाहे फिर वो मेलोनी रही हो, चाहे ऋषि सुनक रहे हो, चाहे जो भी बड़े नेता जो G7 में थे, ट्रूडो वगैरह, ये सब उड़ करके वहां से स्विट्जरलैंड चले गए थे और पीस समिट के अंदर पहुंचे थे। भारत के प्रधानमंत्री वहां से अपनी फ्लाइट वापस लिए और इंडिया आ गए, यानी कि G7 से इंडिया आ गए, हम लोग स्विट्जरलैंड
स्विट्जरलैंड नहीं गए कि भाई नहीं जाना, हमें बातचीत नहीं रखनी। और इंडिया ने बकायदा अपनी तरफ से अपने प्रतिनिधि को यहां पर भेज दिया कि भाई हमारी तरफ से हमारे एनवॉय, जो कि पहले रशिया के अंदर एक आईएफएस अधिकारी जो रशिया के अंदर भारत की तरफ से भारत के राजदूत रह चुके हैं, उन्हें इस पीस समिट के अंदर भेज दिया और भेज करके अपनी तरफ से बातें रखवा दी। यह बात ऑलरेडी दुनिया के बीच में पहुंच चुकी थी 2 दिन पहले ही, जब G7 मीटिंग चल रही थी। रशिया ने साफ कह दिया था कि यूक्रेन को अपनी सेना हटा लेनी चाहिए। कहां से हटा लेनी चाहिए? उन 4 क्षेत्रों पर जिन पर मेरा कब्जा हो गया है। मतलब ये लुहांस्क, डोनास्क, जापोरिजिया और जो खैरसान प्रोविंस है, इन क्षेत्रों में जहां पर फिलहाल रशिया का कब्जा हो चुका है, इन क्षेत्रों में अगर यूक्रेनियन फोर्सेस हैं, यूक्रेन उन्हें वापस बुला ले, ये मेरी पहली कंडीशन है। और दूसरा, पश्चिमी देश जिन्होंने मुझ पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं, यानी रशिया पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं, अगर वो लोग वो हटा लें तो मैं कल को जाकर के आप लोगों की तरफ से मान जाऊंगा कि युद्ध खत्म करना है। और तीसरा, नाटो मेंबरशिप की जो जिद है इसने लगा रखी है यूक्रेन ने, ये इसे हटा ले। 3 शर्तें रशिया ने रखी थी, 10 शर्तें जेलेंस्की ने रखी थी। रशिया एकदम टू द पॉइंट बोला कि जो मेरे क्षेत्र पे मैंने कब्जा कर लिया, वहां से यूक्रेन अपनी सेनाएं वापस हटा ले, खामखा संघर्ष का कोई मतलब नहीं है, नंबर 1। नंबर दूसरा, ये अपनी तरफ से नाटो करना बंद कर दें, नंबर 2। और नंबर 3, रशिया के ऊपर जो पश्चिमी देशों ने सैंक्शंस लगाए हैं, ये पश्चिमी देश अपने सैंक्शंस हटा लें, सो दैट हमारी भी इकोनॉमिक आगे बढ़े। अगर ये 3 बातें मानने को तैयार हो तो युद्ध रोकेंगे, अदरवाइज ये तो चलता ही रहेगा। यूक्रेन ने अपनी 10 सूत्रीय मांगे रखी, कुल मिलाकर के ये सारी बातें वैसी ही हैं जैसी डे 1 में निकल कर आई थी। इंडिया ने अपनी तरफ से इस बात पर अपनी राय केवल इतनी ही रखी, इतने सारे लोग इसमें एकत्रित हुए थे। भारत ने अपनी तरफ से साफ कहा कि देखो भैया, बात ऐसी है कि हम कुल मिलाकर एक ही कह सकते हैं, और वो ये है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी, बातचीत और कूटनीति, इसके बिना ये युद्ध खत्म नहीं हो सकता। हम डे 1 से यही बात कहते आ रहे हैं। हालांकि जेलेंस्की ने चूंकि दुनिया का समर्थन अपने पक्ष में देखा, इसलिए वो बड़े अभिभूत थे। हालांकि 92 कंट्रीज में से लगभग 13 देश ऐसे रहे जिन्होंने इस पर साइन करने से इनकार कर दिया। 79 कंट्रीज ही 92 जो प्रेजेंट हुई थी उनमें से अपनी तरफ से साइन कर पाई ज्वाइंट घोषणा पत्र के ऊपर। 13 देश वहां पहुंच करके भी इनकार कर दिए, जिनमें से बड़े देशों में इंडिया और सऊदी अरेबिया शामिल हैं, जिनसे उम्मीदें थी कि ये लोग पहुंचेंगे तो कुछ करेंगे। इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं साहब, सॉरी, हम नहीं कर पाएंगे। यहां पर 79 वो कंट्रीज हैं जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए। और तो और यहां पर एक चीज और डिमांड की गई। अच्छा, एक डिमांड क्या है उसको भी समझ लेते हैं। जो संयुक्त घोषणा पत्र आया उसमें 3 बड़ी डिमांड क्या थी। पहली डिमांड यह थी कि अभी के लिए जो रशिया के द्वारा कंट्रोल किया हुआ जापोरिजिया के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई हमला ना हो जाए, क्योंकि रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन के जापोरिजिया के पावर प्लांट पर कहीं ना कहीं कंट्रोल स्थापित किया हुआ है। तो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर दुनिया कंसर्न है। तो ऐसी स्थिति में उसे सुरक्षित रहने दिया जाए। कुछ ऐसा ना हो कि अगर ऐसा हुआ, मतलब इसमें रिक्वेस्ट नहीं की गई है, इसमें एक लाइन और बोली गई है कि अगर ऐसा होता है तो फिर ये इनएडमिसिबल होगा, यानी कि इसे माफ नहीं किया जाएगा। जनाब, अगर आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कुछ भी नुकसान पहुंचाया तो दुनिया के 79 कंट्री बोल रहे हैं कि यह इनएडमिसिबल होगा। नंबर दूसरा बोला गया यहां पर कि दुनिया भर के अंदर जो फूड सेफ्टी है, फूड प्रोडक्ट्स हैं, वो यूक्रेन के रास्ते होकर निकलते हैं, जिसके लिए ये जो ब्लैक सी से होकर के, देखिए ये यूक्रेन रहा, ये रशिया रहा, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला सी ऑफ अजोव, और सी ऑफ अजोव के साथ साथ में यहां पर ब्लैक सी। तो बोले ये वाली जो जगह है ना, कर्च स्ट्रेट से होते हुए ये जो सी ऑफ अजोव है, यहां से ब्लैक सी के बीच का जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसे निर्बाध रूप से होने दिया जाए, ताकि दुनिया भर को प्रॉपर तरीके से भोजन मिले और जहाजों पर होने वाले अटैक को रशिया रोके। ये दूसरी डिमांड की गई। तीसरी चीज कही गई, और हां, यह भी कहा गया कि यदि रास्ते में सिविलियन पोर्ट्स पर और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर कोई भी हमला होता है तो यह अनएक्सेप्टेबल होगा, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। नंबर तीसरा बोला गया, thirdly, prisoners of war must be released by complete exchange. All deported and unlawfully displaced Ukrainian children and all other Ukrainian civilians who were unlawfully detained must be returned to Ukraine. तो बोले जो यूक्रेन के लोग आपने बंधक बना रखे हैं उन्हें वापस भेज दिया जाए। ये 3 चीजें बोली गई, और इसमें ये जो शब्द यूज किए गए ना, इनएडमिसिबल है ना, अनएक्सेप्टेबल है, तो इसका मतलब क्या निकले? मतलब दुनिया वाले ये मान ले क्या कि 79 कंट्रीज ने कहा है कि रशिया या तो तुम सुधर जाओ, नहीं तो हम 79 कंट्रीज एक साथ हैं। 92 देशों में से 79 कंट्रीज के ये जो बयान है, इसको मतलब ज्वाइंट घोषणा पत्र है, ये सबने इस प्रकार की बातों का इस्तेमाल किया है, इनएडमिसिबल, अनएक्सेप्टेबल। तो कर क्या लोगे तुम रशिया का? रशिया यही तो बार बार पूछ रहा है। इंडिया ने कहा कि हम इन पॉइंट्स पे हस्ताक्षर ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बोले ये जो बातें हैं ना, ये एक तरफा हैं। एक तरफा क्यों है? जिनके बीच में शांति की बात हो रही है वो आदमी खुद ही नहीं आया। रशिया को तो टेबल पर बिठाओ,
तभी जाकर के तो ये बात निकल कर आएंगी, अदरवाइज इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। तुम लोग बढ़िया बढ़िया डायलॉग लिखते रहो, इसमें एक तरफा होकर के भलिया दुनिया को ये जरूर दिखा दो कि 79 कंट्रीज एक साथ हैं रशिया के ऊपर एक्शन लेने के लिए। तुम तो ऑलरेडी ले चुके हो, तुमने रशिया पर जितने सैंक्शंस लगाने थे लगा चुके, तुमको रशिया की जितनी भी जगह कैप्चर करनी थी वो तुम कर चुके, तुम्हें जो करना था तुम ऑलरेडी कर चुके हो। यहां से आगे तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, यहां से आगे हम ही बिगाड़ेंगे। तो रशिया ने ऑब्वियसली बात है कि इस बात को नहीं माना, और इंडिया ने साफ कहा टेबल पर अगर ये दोनों लोग नहीं बैठते तो इस वार्ता का कोई भी लॉजिक निकल कर नहीं आता। यही कारण है कि इंडिया ने साफ सुथरे तरीके से इसमें साइन करने से इनकार कर दिया। और तो और सऊदी ने भी साफ साफ इनकार कर दिया कि सर हम साइन नहीं करेंगे, यूएई ने भी साफ इनकार कर दिया कि साहब हम इसके ऊपर साइन नहीं करेंगे। ठीक है, एक प्रकार से यह निकल कर आया कि भारत ने जिस तरह का रवैया अपनाया रशिया, यूएई, मोजाम्बिक, इन सब ने जितना अच्छा तरीका अपनाया साइन ना करने का, वो तरीका दुनिया को एक मैसेज दे रहा है कि अब रशिया के समर्थन में बड़े बड़े कंट्रीज आ रहे हैं। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, भारत ने अपनी तरफ से एटलीस्ट प्रतिनिधि तो भेजे, लेकिन चाइना ने तो यहां पर कोई भेजा ही नहीं। चाइना ने साफ कह दिया अपन तो नहीं आ रहे। ये अपने आप में एक मैसेज है कि जहां एक और पूरी दुनिया के 79 कंट्रीज, जिसमें अमेरिका ने अपने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भेजा कि आप जाइए मैडम वहां पर हमारा प्रतिनिधित्व करिए और $1.5 बिलियन बोल के आ जाना। किसके लिए? यूक्रेन के लिए, कि जाओ तो मैच करो, पैसा लो। लेकिन ऐसे समय पर चाइना बोल रहा है मैं आऊंगा ही नहीं। इंडिया ने कोई मंत्री भेजा नहीं। इंटरेस्टिंग बात क्या हुई कि जो ब्रिक्स कंट्रीज है ना, जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और ये मैं बार बार इसको फ्लो में मिस कर जाता हूं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये जो कंट्रीज हैं, इन लोगों ने साफ तौर पर इसमें किसी भी प्रकार से यूक्रेन का साथ देने से इनकार कर दिया। मैं ब्रिक्स कंट्रीज का आप लोगों को एक स्टेटस दिखाता हूं, उससे आपको थोड़ा अंदाजा होगा। ब्रिक्स में ब्राजील की तरफ से जो कि यहां पर आया था ऑब्जर्वर बनकर, उसने स्टेटमेंट में पार्ट ही नहीं लिया। रशिया को बुलाया नहीं गया। इंडिया यहां पर मिनिस्टर लेवल पर प्रेजेंट तो हुआ, लेकिन पार्ट नहीं बना स्टेटमेंट का कि नहीं करेंगे। चाइना ने कहा हम तो आएंगे ही नहीं, आए ही नहीं वो साहब। साउथ अफ्रीका ने यहां पर अपना एनवॉय भेजा, लेकिन स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बना। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब यह हो रहा है कि अब ब्रिक्स कंट्रीज अपने अंदर यह विचारधारा लेकर आ रहे हैं कि हम एंटी अमेरिका जा रहे हैं। यह सेंटीमेंट बन रहा है। अगर आप मैप पर लेकर चलूं मैं आपको, एक बार मैप देखें, आपको यहां से समझ में आने लगेगा कि ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने यूक्रेन पीस समिट के कम्युनिके पर साइन किया। अगर आप ऑब्जर्व करिए तो आप पाएंगे कि पूरा यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और छोटे मोटे वो अमेरिका के हितैषी देश इसके अंदर शामिल हैं। बाकी ऑलमोस्ट 2/3 एशिया यहां पर साइन नहीं किया, हिसाब नहीं कर रहे। क्यों? देखो, रशिया अलग हो लिया, ऑब्वियस सी बात है, रशिया के खिलाफ ही था। मंगोलिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरा सेंट्रल एशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर, कुवैत, ये कोई भी देश ऐसा नहीं था। इंडोनेशिया, यहां पर स्थित जितने भी आसियान कंट्रीज है, कोई साथ नहीं, ना तो कोई गया। अफ्रीका में से 2-3 देश हैं जो इस पर साइन किए हैं। पूरा अफ्रीका पूरी तरह से खाली। ऐसे ही साउथ अमेरिका के अंदर बड़े कंट्रीज में जैसे कि ब्राजील एब्सेंट रहा कि नहीं सर, मतलब अपना कोई समर्थन नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हैं? दुनिया का जो यूक्रेन के साथ समर्थन है वो स्पष्ट रूप से पूर्व वर्सेस पश्चिम की लड़ाई के रूप में दिखाई दे रहा है। आप देखिए, ये पूर्वी क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र है, ये स्पष्ट डिवाइड दिखाई दे रहा है, नॉर्थ ईस्ट वर्सेस साउथ, ईस्ट वर्सेस वेस्ट का, और नॉर्थ वर्सेस साउथ का। असल में इन कंट्रीज को नॉर्थ वर्ल्ड भी कहा जाता है। हालांकि नॉर्थ में ये देश भी आते हैं, लेकिन अधिकांश डेवलपिंग कंट्रीज को साउथ में कंसीडर किया जाता है। तो दुनिया के दक्षिण वाले देश इनके साथ नहीं आए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटबैक है अमेरिकी कूटनीति के लिए। दुनिया में 193 कंट्री हैं, विचार कीजिए, यूएन के अंदर 193 कंट्री हैं, इनमें से 92 कंट्री स्विट्जरलैंड में पहुंचे। स्विट्जरलैंड ही क्यों चुना? बोले यार तुम न्यूट्रल हो, तुम्हारे नाम पर लोग आ जाएंगे। 92 कंट्रीज में पहुंचे 193 में से। पहले तो आधी दुनिया तो पहुंची ही नहीं कि नहीं साहब हम इंटरेस्टेड नहीं है आपके पास। 101 देश नहीं पहुंचे। इनमें से 79 कंट्रीज बोलते हैं कि हम आप जो सोचते हैं वैसा सोचते हैं।
बाकी पहुंच करके भी 13 देश ऐसे निकले जिनमें इंडिया, सऊदी अरब और यूएई प्रमुख देश हैं, जिन्होंने साफ मना कर दिया कि हम आपके घोषणा पत्र पर साइन नहीं कर सकते, सॉरी हम आपके साथ नहीं हैं, आप जो बोलना चाहते हो, बयान देना चाहते हो, हम बयान में साथ नहीं है। ये अगेन वेस्ट की हार है यूक्रेन को लेकर जो जिद हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया में एक मैसेज स्पष्ट जा रहा है, और वो क्या है कि जो ब्रिक्स नेशंस हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अपना नाटो की तरह से कोई अलाई बनाने जा रहे हैं। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि हाल ही में सऊदी अरब और यूएई ये भी ब्रिक्स में ही शामिल होने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ईरान, सऊदी, यूएई जो ब्रिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ये एंटी अमेरिका हो रहे हैं। आपको मैंने थोड़े दिन पहले, कल ही एक सेशन बताया था, सऊदी अरब ने इनके साथ में इनकार कर दिया है कि हम तुम्हारा पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट नहीं मानेंगे। ये कहीं ना कहीं एक ऐसा इतिहास क्रिएट हो रहा है जो आने वाले समय में दुनिया को एक स्पष्ट डिवाइड में बांट देगा। यहां पर पूर्व वर्सेस पश्चिम की, उत्तर वर्सेस दक्षिण की लड़ाई को पब्लिक कर देगा। ठीक है, बाकी आप इस विषय पर कैसे सोचते हैं जरूर अपनी बात रखिएगा। दुनिया भर ने इसको कैसे लिया वो मैंने आप लोगों को बता दिया। यहां पर इसका कोई मतलब नहीं निकला। साफ साफ तरीके से भारत ने पुतिन का साथ देकर यह स्पष्ट कर दिया कि हम केवल डिप्लोमेसी और डायलॉग के समर्थन है, जो पहले से भी कह चुके हैं कि पीस, डिप्लोमेसी, डायलॉग ये डे वन से हमारा स्टेटमेंट है, और हमने एंड में भी यही बोला। इसकी शांति कैसे स्थापित होगी हम अपनी तरफ से साफ कर चुके हैं। ठीक है साहब, चलिए। और इसके साथ साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना जान लीजिएगा, यहां से लेकर के इस रविवार के बीच में ही एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच में एडमिशंस ओपन है। एनसीईआरटी ने एक बार फिर से यूपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ है कल 16 तारीख का, आज के आखिरी सवाल में मैं डिस्कस भी करूंगा, वहां अपनी महत्ता स्पष्ट कर दी है कि कितनी महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी। जो विद्यार्थी सीरियसली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं जैसे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, इनकी तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी के साथ साथ अगर एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं जो अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, तो निश्चित ही उन्हें अत्यधिक लाभ होगा, ऐसा मैं अश्योर कर सकता हूं। एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, जाकर अपनी सीटें रिजर्व करें। और साल भर की वैलिडिटी के साथ हिंदी, इंग्लिश दोनों भाषाओं में बाइलैंग्वेज कंटेंट, और साथ में अपने लिए घर पर लिया एक होमवर्क कि क्या पढ़ना है। यहां पर फिर से मैं बता दूं कि अगर आप उम्मीदें ये रखते हैं कि मैं केवल और केवल खुद बोलता रहूंगा कि आप पढ़ते रहिए, ऐसा नहीं होगा। आपको अपना होमवर्क खुद करना होगा। आपको किताबों में से टाइटल दिए जाएंगे कि बेटा ये वाला चैप्टर की ये लाइन पढ़ के आनी है, फिर मैं आपसे इसका डिस्कशन करूंगा। मैं कुछ भी फेक नहीं कर रहा हूं। पता चले आप आए और आप कहें कि सर खोलिए ना, एनसीईआरटी खोलने की कहे थे। नहीं, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। मैं आपको कै कबूतर खे खरगोश नहीं पढ़ाने वाला हूं। मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कराऊंगा, और साथ में बोलूंगा कि एनसीईआरटी का ये चैप्टर है, इसको पढ़ के आना। आज क्लास में डिस्कस होगा, क्लास के अंदर पेपर होगा, बाकायदा टेस्ट होगा, तब जाकर के आपके 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जिन्होंने इस बार के प्रीलिम्स में मचाया है, वो सभी एनसीईआरटी के दीवाने हैं। आप भी अगर एनसीईआरटी का लाभ लेना चाहते हैं तो जाइए, पेपर का एनालिसिस करिए। पेपर मिल जाएगा आपको, उपलब्ध हो जाएगा, जाइए गूगल करिए, ढूंढ लीजिए। और नहीं तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जिससे आपको पता चल जाएगा।